चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ रहे हैं हम लोग एक नया चैप्टर एटम्स एंड न्यूक्लियाई। एटम्स सबसे पहला पार्ट, उसमें पढ़ेंगे एटम्स। तो एटॉमिक मॉडल में हम लोग आज क्या क्या देखेंगे, जो पहले से जानते हैं उसके बारे में एक बार देख लीजिए। हम लोग चार्ज के बारे में जानते हैं, कहाँ पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में। पार्ट 1 में ही हम लोग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ा था। वेव ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। स्कैटरिंग के बारे में हम लोग ने अभी जस्ट पढ़ा हुआ है मैटर एंड रेडिएशन। और ड्यूअल नेचर एंड मैटर एंड रेडिएशन भी पढ़ लिया। स्कैटरिंग जरूरी नहीं है कि हम एक ही जगह पढ़ें। स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल ज़्यादा बेटर तरीके से हमने रेडिएशन में ही पढ़ा है, लेकिन स्कैटरिंग हमने लाइट में भी कहीं ना कहीं देखी है। ठीक है, अब क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, डाल्टन एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच और फेलियर ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। मतलब रदरफोर्ड का मॉडल भी पढ़ेंगे, उसका फेलियर भी, उसका कॉज भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ वो जो दे रहे थे मॉडल वो फेल हो गया और क्यों फेल हुआ। ठीक है, चलो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है ना, हिस्ट्री में जाते हैं। सबसे पहले क्या, परमाणु, मतलब हमारे हिंदू में भी बता, महर्षि कर्ण ने क्या बताया था भैया, एटम क्या है, एक इनडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल ऑफ मैटर है। मतलब ये एटम जो है इसको हम तोड़ नहीं सकते या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, है ना। तो व्हेन वी डिवाइड मैटर, जब हम किसी मैटर को, मैटर क्या होता है, कोई भी, हम लोग भी मैटर ही है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे छोटा जो हमारा हिस्सा बचेगा दैट विल बी माई एटम। और सब सब्सटेंस का अलग अलग एटम होता है, उसका साइज भी अलग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्टीमेटली वी रीच अ स्टेज व्हेन द मैटर कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, और उसी को कहेंगे हम लोग एटम। मतलब मैटर का वो स्मॉलेस्ट हिस्सा जिसको हम डिवाइड ना कर सके उसको एटम बोला गया है। सिंपल भाषा में ये बात हो गई। ठीक है, 500 BC में ये बात आई। फिर 442 BC में डेमोक्रिटस क्या कह रहे हैं, स्टेटेड दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ इनविजिबल पार्टिकल। जो मैटर होता है वो इनविजिबल पार्टिकल से बना होता है जिनको एटम कहा जाता है। और वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस, एटम आर इंडिस्ट्रक्टिबल एंड अनचेंजेबल। वही बात उन्होंने जो पहले कही गई थी वही फिर से कह रहे हैं कि इसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं और इसको चेंज भी नहीं कर सकते। ये होमोजीनस होता है, मतलब नो इंटरनल स्ट्रक्चर, इनके आंतरिक कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, आगे पोस्टुलेज मतलब क्या होता है, जब हम यहाँ पर कोई चीज़ एक्सपेरिमेंट से नहीं सिर्फ थ्योरी से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जॉन डाल्टन साहब ने ऑल मैटर इज, उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए, दो थ्योरी दी, इसको हाइपोथेसिस भी कहते हैं। ऑल मैटर इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल, जिसको एटम, मतलब सब लोग एक बात तो कही रहे हैं कि जितनी भी मैटर है वो एक बहुत छोटे छोटे कण से मिल करके बना, जिसको एटम बोल रहे हैं। बराबर, एटम आर इंडिविजुअल, उनको डिवाइड नहीं किया सकता, और दे कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इनको कोई क्रिएट नहीं कर सकता, इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, किसी प्रकार का रिएक्शन करवाओगे तब भी ये पॉसिबल नहीं है। मतलब वो एग्जिस्ट करता है मैटर के एग्जिस्टेंस के साथ, मतलब मैटर है तो उसका एक होगा पार्टिकल, जिसको सबसे स्मॉल पार्टिकल कहेंगे एटम। ठीक है, तो जैसे एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है, तो उन्होंने कह दिया भैया एलिमेंट ए और बी को मिला करके एक नया कंपाउंड तुम सी बनाओगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल पानी, H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, है ना। तो 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम मिलकर के कंपाउंड बनाता है जिसको हम वाटर कहते हैं। तो यही एलिमेंट ए क्या हो गया तुम्हारा, हाइड्रोजन, दूसरा क्या हो गया, सॉरी, एलिमेंट ए हो गया आपका ऑक्सीजन और एलिमेंट बी हो गया आपका हाइड्रोजन, ये दो है ना। तो दो आपके हाइड्रोजन एटम मिलकर के एक पानी के, ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलकर के एक नया कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम H2O कहते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, क्लियर है। तो मैटर और एटम, मैटर क्या हो गया, कंप्लीट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एटम्स, या फिर जो हम कंपाउंड कह रहे हैं उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होंगे, वो सारे मिलकर के एक पूरा पूरा नया मैटर बनाएंगे। ठीक है, नो न्यू एटम इज फॉर्म्ड, कोई नया एटम नहीं बनता, एटम भी डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जाता, सिर्फ हम क्या करते हैं, पेयरिंग कर देते हैं, पेयर करके हम कुछ कंपाउंड बना लेते हैं। फिर आगे देखिए, डाल्टन साहब की थ्योरी में आगे चलते हैं। एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। कह रहे हैं जो आपके एटम्स होंगे ना वो सारे आइडेंटिकल होंगे। मतलब मान लो कि एलिमेंट 1 को बनाने के लिए हमें 100 एटम लगे। ठीक है, अब मैं उन सारे एटम्स को कंपेयर करूंगा तो मैं पाऊंगा कि यहाँ पर देखो ए और बी, मतलब पूरे मैटर में दो एटम्स पकड़ लिए अपन ने, है ना। उनको एटम को कंपेयर किया तो पाया कि उनका जो मास है वो भी आइडेंटिकल है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी आपकी आइडेंटिकल है। मास ऑफ एटम ए इज इक्वल टू मास ऑफ एटम बी। नेक्स्ट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट में देखा गया अलग अलग मास होता है एटम का, और उनकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। मास ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ बी, जब एक ही एलिमेंट के अंदर देख रहे थे।
ठीक। और इसी प्रकार से दूसरे एलिमेंट में गए, सी और डी एटम देखने लगे, उनका भी मास इक्वल हुआ, लेकिन एम सी इज नॉट इक्वल टू एम ए। एम ए और मतलब एलिमेंट 1 का जो एटम का मास है वो एलिमेंट बी के या एलिमेंट 2 के मास के, एटम के मास के बराबर नहीं होगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए। ठीक है, आगे देखिए, मास ऑफ एटम फ्रॉम एलिमेंट 1 इज नॉट, ये बता दिया मैंने ऑलरेडी, है ना, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। पूरी थ्योरी है, अच्छे से पढ़ोगे तो ये चैप्टर आ जाएगा जल्दी से। ठीक है, एटम कंबाइन इन रेशियो, जब एटम कंबाइन होता है, जैसे मैंने कहा अभी 2:1, कैसे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, है ना, तो कॉम्बिनेशन किस में हो रहा है, एक रेशियो में हो रहा है, तो इससे ही हमारा एक कंपाउंड बनता है। तो भैया एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ अ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, जिसमें मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल ऑलरेडी बता दिया है H2O का। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट ए प्लस एलिमेंट बी करके हम एलिमेंट सी बना रहे, जिसमें 2 एटम ऑफ एलिमेंट बी है और 1 एटम ऑफ एलिमेंट ए है। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। तो अगर कंपेयर करेंगे दो अलग अलग पेयरिंग के, तो सब में पाएंगे 2 H2 और 1 ऑक्सीजन। अब वाटर के अगर मॉलिक्यूल्स या एटम्स को चेक करोगे, तो एक एटम जो बनता है वाटर का वो किससे बनता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो रिलेटिव कंपैरिजन करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। कि ऐसा कभी हो सकता है क्या कि इसका कोई एक ऐसा हो जिसमें हमारा 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हो, नहीं ना, सारे के सारे क्या होंगे, कांस्टेंट। आगे अब थॉमसन साहब की एटॉमिक मॉडल देखेंगे, इनके भी कुछ हाइपोथेसिस है। जे थॉमसन इनका नाम है, और ये 1897 AD में इन्होंने बताया। कह रहे एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, जिसमें इलेक्ट्रॉन को इम्बेड किया गया। इम्बेड करने का मतलब है कि ऐड कर दिया गया इलेक्ट्रॉन्स को। आगे कह रहे एन एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कह रहे जो एक एटम होता है ना वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज उसके पास होंगे, बिकॉज नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ये देखो ये लेमन वाला जो इनका है, कह रहे ये जो रेडिश हिस्सा है ना ये एटम है, और इसमें हमने ये पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिवली चार्ज है, और ये जो इसके बीज हैं इसको कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स इस पर ऐड कर दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू थॉमसन एन एटम वाज अ सॉलिड स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर था, और ऑफ पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल, पॉजिटिवली चार्ज, जैसे वो लेमन में देख रहे हो आपको, वाटर लेमन कहते हैं ना, मेलन, हाँ लेमन में, हाँ वो नींबू हो गया, हाँ वो वही, वो थोड़ा आगे पीछे हो गया, है ना मेलन, तो वो हो गया आपका। अरे तरबूज तो बोल ही सकते हैं, हाँ तरबूज सुन लो तुम अंग्रेज। ठीक है, तो रेड वाला हिस्सा क्या, देखो सॉलिड है कि नहीं, यहाँ पर मास होता है कि नहीं होता है ना, ये सॉलिड की बात वो जो कह रहे थे। फिर आगे कह रहे हैं एंड द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल द इलेक्ट्रॉन वर इम्बेडेड इन इट लाइक द सीड्स ऑफ द वाटरमेलन। The atomic model is compared to watermelon where he considered the red part of the watermelon as, यही तो बता रहा था मैं, and watermelon seed as negatively charged particles, है ना, embedded in it। ठीक है, समझ में आ गया। ये इसी का दूसरा स्ट्रक्चर है। अल्लाह एक स्फीयर ले लिया, ये ग्रेइश हिस्सा क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉलिड पार्ट को, सॉलिड स्फीयर को, जहां पर उसको हम देखो ये प्लस बनाया है ना, और ये रेड वाले जो हैं छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये किसकी थ्योरी है, थॉमसन साहब की, है ना। हम लोग अब डाल्टन से थॉमसन पे आ गए। ये कहाँ फेल हो गए, फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, है ना, इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि स्टेबल कैसे है, ये जो न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं ये नहीं बता पाए कि फेल टू एक्सप्लेन हाउ अ पॉजिटिव चार्ज होल्ड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ये नहीं समझा पाए भाई कि कैसे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है, और ये कैसे यहाँ पर न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। फेल टू एक्सप्लेन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय दिस फॉयल। तो अभी वही जो आपके किताब में फिगर में दिखा रहा था, है ना, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, उसको भी नहीं दिखा पाए। जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं, डायग्राम बड़ा अच्छा बना हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये सारे क्या एटम्स हैं, ठीक, और इन एटम्स के ऊपर हमने क्या कर दिया, अल्फा पार्टिकल की बारिश कर दी। अल्फा पार्टिकल इस पर जाकर के टकरा रहे हैं, और ये क्या, व्हाट इज दिस, डिटेक्टर। तो नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, इनका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं, इनके हिसाब से तो इसको सीधे चला जाना चाहिए था, बट हुआ क्या, देखो वी आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग सम स्कैटरिंग, है ना, डायरेक्शन उनकी बदल जा रही है, डायरेक्शन बदल जाने को ही स्कैटरिंग कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ समझा नहीं पाई है, अभी आगे इसके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट है तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका अच्छा सा डायग्राम बना हुआ है, बहुत प्यारा सा डायग्राम है, इसे समझ जाएंगे हम इसमें से। इसमें क्या है, अब हम लोग आगे रदरफोर्ड भाई साहब जो ये बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। इसमें देखो यहाँ पे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म करा, ये लेड की शील्ड है, अल्फा पार्टिकल जा रहा है, और ये देख रहे हो तुम यहाँ पर
फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी हुई है और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस पर हिट करा रहे हैं। हिट कराने के बाद देखो ये अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो रहा है, कुछ स्टेट निकल भी जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल हो गए जो रास्ता अपना भटक गए, उसका ओरिजिनल पाथ क्या है, ये है ना। ध्यान से समझो, ये थोड़ा सा मैं तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें इतना डिफिकल्टी है नहीं, ये इसका एक्चुअल पाथ है, ठीक है। इसी रास्ते बने रहेंगे तो अनस्कैटर्ड कहलाएंगे। अगर इस पर गए टकरा करके वापस आ गए तो 180 डिग्री का स्कैटरिंग हो जाएगा। किसी एक अदर डायरेक्शन चले गए तो स्कैटर्ड विद सम एंगल विद द, कौन सा कहाँ से एंगल बनेगा, ये इसका एक्चुअल रास्ता है, ये इसका ये एंगल नया बनेगा ना। तो इस तरीके से स्कैटरिंग हो रही है। तो डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल जो आपको दिखाए जा रहे हैं यहाँ पर, ये स्क्रीन है जहां पर अपन इसको जाकर के हिट करके डिटेक्ट करने वाले हैं। ये नॉन डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल कौन से हो गए, जो सीधे चले गए और स्कैटर्ड हो गए, ठीक है, समझ में आ रहा है। और बीच में क्या है जहां पर हिट कर रहे हैं, ये क्या है, ये गोल्ड की फॉयल है ना। चलिए, द अल्फा पार्टिकल यहाँ पर देखो He2 पॉजिटिव है ना, इमिटेड बाय अ रेडियो एक्टिव सोर्स, एक रेडियो एक्टिव सोर्स से इसको इमिट करते हैं। व्हेन कॉलिमेटेड इनटू अ नैरो बीम बाय देयर पैसेज, एक नैरो बीम मतलब ये देखो ये इस तरीके से जैसे लेजर बीम होता है, उस तरीके से अल्फा पार्टिकल एक पर्टिकुलर बीम पर ट्रैवल कर रहा है स्ट्रेट। जब यहाँ से इमिट हो रहा है तो फिर वो एक रास्ते पे स्ट्रेट जा रहा है, जहाँ पर इसको भी देखो एक विंडो बनाई है हमने, इसी विंडो के अंदर हिट करना चाहिए, जाना चाहिए। इस विंडो के बाहर वाले अंदर नहीं आ पा रहे हैं, सिर्फ यहाँ वाले आकर के सीधे, हम एक्चुअली क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आकर के वो हिट करे, ठीक। आगे क्या कह रहे हैं, बाय देयर पैसेज थ्रू द लेड ब्रिक द बीम वॉज अलाउड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉयल, द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल वर ऑब्जर्व्ड थ्रू अ रोटेटेबल फ्लोरोसेंट स्क्रीन। इस स्क्रीन को हम रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड माइक्रोस्कोप, द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल स्ट्राइकिंग द स्क्रीन प्रोड्यूसेस ब्रीफ लाइट फ्लैशेस, जब टकराती है तो लाइट उसमें फ्लैश की तरह कोलिजन से प्रोड्यूस होती है। समझ में आया एक्सपेरिमेंट। आगे देखिए, वही जो मैं कह रहा था, जब जाके टकरा करके वापस आ जाएगी, दैट इज योर 180 डिग्री डिफ्लेक्शन, है ना। गोल्ड फॉयल आपको पता ही है, जब मैंने कहा था किसी एक अदर डायरेक्शन जाएगा तो एक एंगल बनेगा। एंगल क्या बनेगा, जो उसका एक्चुअल पाथ है, यही तो इसका एक्चुअल पाथ है, इससे जो एंगल बनेगा, ठीक है। आगे ये नो डिफ्लेक्शन वाला रास्ता हो गया, ठीक। ये सब मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। तो अब इसको ध्यान से देखो, ये ग्राफ क्या है, हम एंगल वर्सेस क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल डिटेक्टेड, कितने नंबर ऑफ मतलब कितने पार्टिकल हमने डिटेक्ट किए वो हम वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं, और कितने अलग अलग एंगल्स पर हमने ऑब्जर्व करा वो हम दिखा रहे हैं। देखो नोटिस कर रहे हो, सबसे कम क्या है, 180 डिग्री वाले, सबसे कम नंबर ऑफ पार्टिकल हमको दिख रहे हैं जो टकरा करके वापस आ रहे हैं। सबसे ज्यादा हमको दिख रहे हैं किस पर, देखो क्लोज टू, जो आपका 0 और 20 डिग्री के रेंज में है। सबसे कम एंगल जो है उस पर सबसे ज्यादा क्या हो रहे हैं, सबसे कम मतलब समझिए, सुनो ध्यान से, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये मेरी ऐसे गोल्ड फॉयल थी, ऐसे थी कि नहीं, और मेरा जो रास्ता है वो इधर से आ रहा है, इधर से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, इसी को आगे लेके जाएंगे तो एंगल कैसे बनेगा, ये और ये, है ना। ये एंगल यहाँ पर भी 20 बन सकता है, और समझ में आ रहा है। तो मैक्सिमम नंबर जो हमने यहाँ पर रिसीव किया वो इसी रेंज में थे, वही रेंज तो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। ये ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। ये जो रेंज है, ये रेंज जो है यहाँ देखिए, ऐसे ऐसे करके सिखाया गया है आपको बनाना हमेशा से, देख रहे हो, 10 की पावर 5 और 0 से थोड़ा सा ज्यादा, समझ में आ रहा है। इस रेंज में हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 10 की पावर 7 से 10 की पावर 5 नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल पाए गए। कितनी बड़ी नंबर है ये, 10 की पावर 7 मतलब एक के बाद कितने जीरो, 7 जीरो, है ना। समझ में आ रहा है, तो ये बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो आप ये समझ, जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है वैसे वैसे संख्या घट रही है। देखिए 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4 के बीच में आ गए। तो ये ग्राफ समझ में आ रहा है, ये कर क्या रहा है, रिप्रेजेंट क्या करता है। तो ट्राजेक्टरी वॉज प्रिडिक्टेड यूजिंग कूलम्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ विद द assumption that a very heavy small particle is placed at the center of the atom which has a positive charge. Most of the alpha particle pass straight through the gold foil. Only about 0.14% of the incident alpha particle is scattered by more than 1 degree.
कह रहे हैं कि सिर्फ 0.14%, मतलब 1% भी ऐसे नहीं है, मतलब मैक्सिमम तो सीधे निकल गए। जो 0.14% थे वो 1 डिग्री से अपना रास्ता भटके। ठीक है, आगे देखिए, इन 1 in 8,000 अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाई मोर देन 90 डिग्री। कह रहे हैं 8,000 अल्फा पार्टिकल में कोई एक ऐसा पार्टिकल है जो 90 डिग्री ज्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हुआ। फिर कह रहे हैं द प्रिडिक्टेड ट्रेजेक्टरी इज शोन बाय द कर्व एंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यू इज डिनोटेड बाय डॉट्स। तो डॉट्स क्या रिप्रेजेंट करिए, उस समय जो ऑब्जर्व की हम लोग ने वैल्यू, और ये इसका ट्रेजेक्टरी हो गया। ठीक है, तो ये है आपका केस स्टडी। आगे देखिएगा, यहां तक कोई दिक्कत? सब थ्योरी चल रहा है ना, कुछ भी ऐसा तो है नहीं जो हम लोग अलग से पढ़ रहे हैं। इम्पैक्ट क्या है? इम्पैक्ट भी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल टू द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। अच्छा, अब वो वाला स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला तो पता ही होगा। ये तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियस। यहाँ क्या होगा, न्यूट्रॉन और, है ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके बाहर क्या होगा, इस तरीके से, है ना। ये तो बेसिक डायग्राम सबको आता होगा। तो न्यूक्लियस से देखो ध्यान से, इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, परपेंडिकुलर दूरी कहां से, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, जो भी वेलोसिटी वेक्टर होगा उसका, है ना, जो भी वेलोसिटी वेक्टर होगा, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, जब पार्टिकल आ रहा होगा स्ट्रेट, तो उसी जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा उसी डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी वेक्टर होगा कि नहीं होगा। वेलोसिटी वेक्टर समझ नहीं आ रहा? अरे मैं इधर भाग के जाऊंगा तो मेरी वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगा, और वही तो वेलोसिटी वेक्टर होगा। आगे देखिए, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, कहां से, उसके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो तो इम्पैक्ट पैरामीटर भी मिल जाएगा। ट्रेजेक्टरीज बाई अल्फा पार्टिकल डिपेंड ऑन द इम्पैक्ट पैरामीटर बी ऑफ कोलिजन। कह रहे हैं ट्रेजेक्टरी जो डिपेंड करती है भैया अल्फा पार्टिकल, कहाँ भैया, इम्पैक्ट पैरामीटर यानी बी की जो वैल्यू है वो उस पर डिपेंड करता है। स्मॉलर द इम्पैक्ट पैरामीटर बी द कोलिजन रिजल्टेड इन लार्ज स्कैटरिंग। जितना ज्यादा क्या हो, बी की वैल्यू छोटी होगी उतना ज्यादा हमें स्कैटरिंग देखने को मिलेगी। लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर बी जितना इस बी की वैल्यू बड़ी होगी, अल्फा पार्टिकल गोज नियरली अनडेविएटेड एंड हैज स्मॉल डिफ्लेक्शन, थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। यानी जिस अल्फा पार्टिकल की बी की वैल्यू ज्यादा होगी वो स्ट्रेट निकल जाएगा, जिस अल्फा पार्टिकल की बी की वैल्यू कम होगी वो क्या हो जाएगा, स्कैटर हो जाएगा, ज्यादा स्कैटरिंग शो करेगा। इन केस ऑफ हेड ऑन कोलिजन द इम्पैक्ट पैरामीटर बी इज मिनिमम। जब भी हेड ऑन कोलिजन होता है तो मिनिमम आपका क्या देखा गया, आपको इम्पैक्ट मतलब बी की वैल्यू मिनिमम है। एंड द अल्फा पार्टिकल रीबाउंड्स यानी थीटा इज इक्वल टू, यानी अगर ऐसा हो कि उधर से अल्फा पार्टिकल आ रहा है और गोल्ड फॉइल के एटम से आके टकरा रहा है और कोलिजन कैसा हो जाए, कोलिजन आपका हेड ऑन हो जाए। ये कोलिजन एक टॉपिक पढ़ाया था, ये तो 11th का टॉपिक है। चलिए, टाइप ऑफ कोलिजन होता है उसमें हेड ऑन कोलिजन अगर हो जाएगा तो टकरा करके ये रीबाउंड हो जाएगा, यानी थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री पर, वो मतलब जिस इधर से आ रहा टकरा करके वापस। ठीक है, ये इतना ज़्यादा टेंशन की बात नहीं, बस याद रखना है कि हेड ऑन कोलिजन अगर होगा तो क्या होगा भाई, अल्फा पार्टिकल जाएगा टकरा करके वापस उसी रास्ते पर आ जाएगा और एंगल कितना बनेगा 180। तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी का फॉर्मूला क्या है इन फर्मी, तो ध्यान से देखिए के जेड ई स्क्वायर अपॉन के ई अंडर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ फॉइल एलिमेंट, हमने गोल्ड फॉइल लिया है। ठीक है, आगे के ई क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, थीटा क्या है स्कैटरिंग एंगल, और के क्या है कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.77 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? इसको पढ़ना है तो इतना समझ लो कि तुम्हारे बेसिक केमिस्ट्री आनी चाहिए, बेसिक केमिस्ट्री भी नहीं आएगी तो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। ज़्यादा स्पेस एटम के अंदर क्या होता है, एम्प्टी होता है, इसलिए देखो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं दिख रहा है, स्टेट निकल जा रहा है। रिबाउंड वाला देखो केस, जा रहा है टकरा करके न्यूक्लियस से टकरा करके ये वापस आ जा रहा है। The positive charge occupies a small space inside the atom. Nuclear model देखो, there is a positively charged center in an atom called nucleus, जो मैंने डायग्राम बनाया था,
डायग्राम पीछे बनाया था ना, गोला बना के, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और बाहर शेल्स। तो देयर इज पॉजिटिवली चार्ज कहाँ पर होते हैं, सेंटर पे होता है। नियरली ऑल द मास ऑफ एटम इज रिसाइड इन द न्यूक्लियस, जितना मास है सब यहीं पर होगा, इसलिए रिबाउंड कहाँ पर होगा, सिर्फ और सिर्फ सेंटर पर। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। एटम बड़ा है लेकिन न्यूक्लियस छोटा सा है, सेंटर पर है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे देखो, हम लोग रदरफोर्ड मॉडल पढ़ रहे हैं। डिस्टेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझो, ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना। ठीक है, आगे देखो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट ऑन एन अकाउंट ऑफ कूलम्स रिपल्सिव फोर्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड इन रिटर्न का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल गोज ऑन इंक्रीजिंग। ध्यान से देखो, अल्फा पार्टिकल कैसा नेचर का होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है ना, नहीं पता ये भी पॉजिटिव होता है। ट्वाइस ऑफ जो उसका मैग्नीट्यूड होता है प्रोटॉन के, जो उसका चार्ज होता है, एक प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस 1.6 × 10⁻19, और अल्फा क्या हो जाएगा, 2 गुना। ठीक है, दैट इज 3.2 × 10⁻19 कूलम। ये इसी को लिखते हैं 2e + 2e। ठीक है, ध्यान से देखो, ये भी पॉजिटिव है और न्यूक्लियस वो भी पॉजिटिव है। तो कूलम साहब ने बताया था कि दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या होता है, रिपल्शन, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, इधर से एनर्जी वो भागता हुआ आ रहा है विद वेलोसिटी ½ mv²। ठीक है, ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स, अब ये एनर्जी घटती जाएगी। तुम उधर से भागते हुए आ रहे हो लेकिन मैं तुम्हें रिपेल कर रहा हूं, तो तुम्हारी स्पीड घटेगी कि नहीं घटेगी, और जब वो घटेगा तो तुम्हारा एनर्जी भी डिक्रीज होगा कि नहीं होगा, है ना। लेकिन मैंने तुम पे वर्क भी करा, जब मैंने फोर्स लगाया तो मैंने तुम पे वर्क करा, इसकी वजह से तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होने लगेगी। तो ध्यान से देखो, ये लिखा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। एट अ सर्टेन डिस्टेंस r0, एक डिस्टेंस आएगी, इसको r0 कहते हैं, फ्रॉम द न्यूक्लियस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल रिड्यूसेस टू 0। घटते 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 घटते, मान लो यहां से लेकर के ये दूरी, टेबल जो रखी है या कैमरा जो रखा है, ये इसको मान लो r0 डिस्टेंस, तुम भाग के दूर से आ रहे थे, यहां तक आते आते वो पॉइंट है जहां पर तुम्हारी खुद की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। समझ में आ रहा है? तो दैट इज योर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आगे देखो, द पार्टिकल स्टॉप्स एंड इट कैन नॉट गो क्लोजर टू द, अब काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जिससे कि तुम मोशन में हो, तो अगर तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई तो तुम मोशन नहीं कर सकते। ये बात रट जाओ कि काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है तुम्हारे मोशन के लिए, अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ मोशन। ठीक है, तो यानी इसीलिए लिखा गया पार्टिकल क्या हो जाता है, रुक जाता है। इट इज रिपेल्ड बाई न्यूक्लियस। अब ध्यान से देखो, ये मान लो यहां पर r0 है, यहां पार्टिकल रुक गया, अब इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है जो रिपल्सिव फोर्स है इधर की तरफ, इस फोर्स के कारण ये वापस से क्या करने लगेगा, मोशन में आ जाएगा। और यहां लिखा गया है, यहां देखो, इट इज रिपेल्ड बाय न्यूक्लियस एंड देयरफॉर इट रिट्रेसेस इट्स पाथ टर्निंग थ्रू 180 डिग्री। अब इधर से आए थे, अब इधर को जाने लगे, यानी कितना एंगल हो गया, 180 हुआ कि नहीं हुआ, तो वही लिखा हुआ, देयरफॉर द डिस्टेंस r0 इज नोन एज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी वो दूरी है जो सबसे क्लोज जा सकता है एक अल्फा पार्टिकल, किसके, न्यूक्लियस के। इसके आगे वो कभी जा ही नहीं पाएगा, चाहे कितनी भी काइनेटिक एनर्जी से भाग करके आएगा, वो r0 पे आकर के रुक ही जाएगा और फिर वहीं से वो वापस से अपने पुराने रास्ते पर चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अप्लाई कर लो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जब पार्टिकल स्टार्ट कर रहा था तो उसकी दूरी कहाँ थी, न्यूक्लियस से कहाँ थी, बहुत दूरी, इन्फिनिटी, है ना। तो किसी चीज को डिवाइड करोगे इन्फिनिटी से, तो फॉर्मूला होता है k q1 q2 अपॉन इन्फिनिटी, यहाँ पे r होता है, तो r की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, इट बिकम्स व्हाट, 0। यानी इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई आपकी पार्टिकल की, 0। ठीक है, ये कौन सी, ये आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। फिर अब उसके बाद जो एनर्जी बची, एक ही एनर्जी बची, दैट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, जिससे वो मेरे पास आ रहा था, तो ये हो गया इसका ke इज इक्वल टू, अब जब फाइनल है तो फाइनल पे ध्यान से देखना, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं आखिरी बात, देखो ये न्यूक्लियस है तेरा, ठीक है, इसको n से लिख रहा हूं, ये तेरा जो पार्टिकल है इसका चार्ज कितना है बता, +2e, और जो दूरी है इनके बीच की सेंटर से सेंटर दूरी कितनी हो जाएगी, r0। ठीक है बेटा,
तो फॉर्मूला क्या है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। ठीक है, तो देखो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, क्यू वन क्या है अल्फा पार्टिकल, क्यू टू क्या है जो भी तुमने ले रखा है, तो वहां पर जेड ही आ गया अपॉन आर नॉट। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, और फिर काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी कुछ बची फाइनल पर? नहीं, जीरो हो गया। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट कर लो। ठीक, हम लोग ने क्या लिया हुआ था भाई, यहां पर गोल्ड के लिए क्या है 79, जेड क्या है उसका, जो भी तुम्हारा एटॉमिक मास होता है ना, एटॉमिक मास, और ई क्या हो गया चार्ज, चार्ज किसका, प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस में ना, तो बस वो वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, अब ये आर नॉट कितना है देखो, इस केस में 3 × 10⁻14, जिसको फर्मी में पुट करेंगे तो 30 फर्मी। याद रखना मीटर से फर्मी में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30 × 10⁻15 मीटर, हमने इसको मीटर में किया पहले, फिर इसका फर्मी में करेंगे यानी कितना 10⁻+15, 10⁻+15 जब मल्टीप्लाई करोगे 10⁻+15 × 10⁻−15 बेटा ये हो जाएगा 0, बचेगा क्या 30, तो यानी 1 मीटर में 10⁻15, ये लिख देता हूं 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻15। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है वो। ठीक, तो क्योंकि इसीलिए एटम्स में पढ़ाया जाता है, इसको और कहीं नहीं पढ़ते। एक्चुअल साइज ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस वाज लेटर फाउंड टू बी 6 फर्मी। बाद में पता चला कि जो आपका गोल्ड का न्यूक्लियस है ना, वो आपका 6 फर्मी का ही है और छोटा है, यानी न्यूक्लियस से बहुत पहले ही रुक जा रहे हैं, नहीं देख रहे हो तुम, बहुत पहले ही रुक गया ये आर नॉट, तो ये हो गया। और मैक्सिमम नेचुरली मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल कितनी है, मतलब ये सब वैल्यू कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग, जिसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो जो हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना आ जाएगा। अच्छा 1/4πε0 का फॉर्मूला तो याद ही होगा, वैल्यू कितनी होती है बताओ, के की वैल्यू कितनी होती है, कूलम्ब्स लॉ कितना 10 की पावर कितना 9 10⁻9 -9 +9, ठीक है सही बता रही है। कूलम्ब्स लॉ में के की वैल्यू बताई जाती है 1/4πε0। ठीक है, चलो समझ में आ गया तो आगे बढ़े। चलो ये क्वेश्चन करेंगे, अभी ये नहीं करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, ये देखो, अब अगर देखो ध्यान से, ये क्या है, वो ये है हाइड्रोजन गैस एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, अब उससे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो प्रिज्म रखा हुआ है, और ये नैरो स्लिट है, स्लिट के बारे में जानते हो, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा हुआ है, सिंगल स्लिट डबल स्लिट, तो सिंगल स्लिट है एक छोटी सी खिड़की, ये एक छोटी सी खिड़की है, ठीक है, जहां से लाइट पास हो सकती है। तो हाइड्रोजन गैस विच इज एक्साइटेड एट लो प्रेशर बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट एमिट्स रेडिएशन। हम क्या कर रहे हैं, हम इस ट्यूब के अंदर गैस पहले फिल कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके यहां पर इस तरीके के अंदर एक रॉड डाल दी मैंने, और अब इस रॉड में करंट फ्लो करवा रहा हूं, और अंदर जो प्रेशर है वो लो प्रेशर रखा हुआ है। तो लो प्रेशर में जब करंट फ्लो इसमें से फ्लो करवाओगे तो यहां से ये गैस क्या करेगी, रेडिएशन इमिट करेगी, यानी लाइट इमिट करेगी। ठीक है, अब उस लाइट को हम पास करवा देते हैं छोटी सी खिड़की से, ताकि एक पर्टिकुलर रास्ते पर जाए, और हम आगे एक प्रिज्म रख देते हैं। प्रिज्म जानते हो, ट्रायंगुलर होता है, 3 सरफेस होते हैं, 2 सरफेस पर भी आपका इंसिडेंट होता है, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना होता है, जिससे कि डिस्पर्स हो जाती है लाइट, अलग अलग कलर की लाइट देखने को मिलती है। तो बस ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या करेंगे, द रेडिएशन इज पास थ्रू अ प्रिज्म एंड अ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व्ड। हम अलग अलग कलर की लाइट देखते हैं ऑन स्क्रीन। द स्पेक्ट्रम कंटेन्स सर्टेन स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑन डार्क बैकग्राउंड, सच अ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड emission line spectrum. This discrete spectrum can't be explained by Rutherford atomic model. रदरफोर्ड साहब ये समझा नहीं पाए ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये इनका पहला फेलियर है। इसमें वेवलेंथ देखो ध्यान से, ये याद करी जाती है वैल्यूज। ठीक है, तो आपको क्या है, पहली वेवलेंथ 656 नैनोमीटर, दूसरी 486 नैनोमीटर, तीसरी आपकी बताओ, अरे 434 नैनोमीटर, और लास्ट में क्या है 410। नोटिस कर रहे हो, रेड, फिर ये क्या है तुम्हारा वॉयलेट, ये क्या है ब्लू, और ये कौन सा कलर है ग्रीन, है ना। तो इस तरीके से अभी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। यहाँ पर ये चीज प्रूफ हो जाएगी कि तुम्हारा रदरफोर्ड मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। बेटा वो गेट बंद कर दे जरा जाके ना।
ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर पहले ही इनका मॉडल फेल हो गया स्टेबिलिटी को प्रूव करने में। ईएम वेव समझो, ईएम वेव, क्योंकि हम लोग सेकेंड पार्ट में तो ये मान के चलेंगे फर्स्ट पार्ट आपको आती है। तो फर्स्ट पार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बताई गई थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, जितनी भी आपकी यूवी रे हो गई, ये सब क्या है, ये सब ईएम वेव है। जो लाइट है ये क्या है, कंसिस्ट ऑफ इंफ्रारेड, यूवी एंड विजिबल लाइट, और वो क्या हो गई, ईएम वेव हो गई। ठीक, अब देखो नोटिस करो यहाँ पर, when an electron is accelerated, electromagnetic radiation is produced continuously and hence we cannot expect to observe discrete spectrum. The electron should lose energy continuously as it produces continuously EM radiation. कह रहे हैं यार इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर दिया। एक कभी किसी ने आयरन मैन देखी है मूवी, ये कहती है ना, उसमें जो अपना सोर्स बनाता है तो एक पाइप के अंदर चार्ज को घुमाता है, फिर एक क्रिस्टल होता है उससे वो हिट करता है, कुछ याद है ऐसा कुछ? तो तुमने वो देखा था जैसे घूमता है, उसी कहते हैं एक्सेलरेट। साइक्लोट्रॉन क्योंकि अब तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया गया, नहीं तो तुम्हें पता होता। लेकिन एक साइक्लोट्रॉन डिवाइस होता है जिससे हम चार्ज को एक्सेलरेट कर सकते हैं, वो गोल 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 तेजी से घूमेगा, यानी उसकी जो मोशन करने की जो उसकी वेलोसिटी है उसको चेंज कर देते हैं। चलो यार कुछ नहीं आता, इतना तो पता होगा जब न्यूक्लियस है तो उसके चारों तरफ गोला गोला घूम रहा होगा तो कुछ तो उसकी वेलोसिटी रहेगी कि नहीं रहेगी, उसी वेलोसिटी को बढ़ा दें बहुत ज्यादा, जिससे कि एक्सेलरेट करना कहते हैं ना, चेंज इन वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेट कर देंगे, तो कह रहे यार एक्सेलरेट करेंगे ना, तो हम यहाँ से देख रहे हैं कि जब ये एक्सेलरेट होता है तो ये लाइट एमिट करता है, किसी प्रकार की ईएम वेव आपकी क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो ये जो ईएम वेव प्रोड्यूस कर रहा है तो यानी यार एनर्जी ही तो हुआ, एनर्जी कुछ ना कुछ उसकी क्या हो रही है, खर्च हो रही है। तो वही तो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यार यहाँ एनर्जी लूज करनी चाहिए ना कंटिन्यूअसली, क्योंकि वो ईएम रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। तो ऑर्बिटल रेडियस शुड डिक्रीज एंड द इलेक्ट्रॉन शुड कोलैप्स इनटू द न्यूक्लियस। कह रहे हैं क्योंकि जिस एनर्जी से वो मोशन ऐसे कर रहा है, अब एनर्जी सी खत्म हो रही है तो ये रेडियस घटना चाहिए, घटते 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 इसको यहाँ पर आकर के टकरा जाना चाहिए न्यूक्लियस पे। लेकिन ऐसा होता है क्या? ठीक है, तो यहां पर रदरफोर्ड मॉडल थोड़ा सा कोलैप्स होता दिख रहा है कि ये चीज हो नहीं रही है। दिस मॉडल फेल टू एक्सप्लेन डिस्क्रीट वेवलेंथ इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा। अभी ये बात हो रही थी कि भैया यहाँ पर नहीं होना चाहिए, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, अलग अलग स्पेक्ट्रम नहीं मिलने चाहिए थे। लेकिन यहाँ देखो हाइड्रोजन के एक्सपेरिमेंट में क्या पाया गया कि यहाँ पर देखो अलग अलग कलर की लाइट हमको मिल गई और जिसकी वेवलेंथ अलग अलग थी। So this model failed to explain discrete wavelength in hydrogen spectra. According to classical electromagnetic theory, frequency of electromagnetic wave emitted by revolving electron is equal to frequency of revolution of electron. कह रहे हैं यार जो EM wave प्रोड्यूस हुई ना, उसका जो फ्रिक्वेंसी है वही सेम फ्रिक्वेंसी जिस फ्रिक्वेंसी से गोला गोला वो घूम रहा है। किसका चक्कर लगा रहा है वो, न्यूक्लियस का। ठीक है, आगे एज द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन स्पाइरल इनवर्ड, कह रहे हैं स्पाइरल इनवर्ड का मतलब होता है बेटा ऐसे देखो, ऐसे घूम रहा है और फिर ऐसे करते 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 करते, इनका ये कहना है। ठीक है, तो एज द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन स्पाइरल इनवर्ड देयर एंगुलर वेलोसिटी एंड हेंस देयर फ्रीक्वेंसीज रिवोल्यूशन वुड चेंज कंटिन्यूअसली, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव emitted must change continuously. Therefore, atom should emit continuous spectrum, but what we observe is only a line spectrum. हमें कैसा दिखता है, हमें दिखता है एक लाइन स्पेक्ट्रम, जबकि कह रहे हैं कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम निकलना चाहिए। दो दो बातें कह रहे हैं, ईएम वेव की जो फ्रिक्वेंसी है वो भी बदलनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जो चीज आपके आगे चल करके क्लियर हो जाएंगी। तो ये आपने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन पढ़ा जिसमें एटम्स में हम लोग ने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में समझा और उनकी कमियां समझी कि वो क्या क्या चीजें समझा पाए और क्या क्या चीजें वो समझा नहीं। ठीक है, एक मिनट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने क्या क्या चीजें सीख ली हैं, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल सीख लिया, थॉमसन एटॉमिक मॉडल सीख लिया। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल पढ़ लिया, थॉमसन पढ़ लिया, रदरफोर्ड पढ़ लिया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच पढ़ लिया, फेलियर भी पढ़ लिया। ठीक है, अभी क्या पढ़ने वाले हैं, बोर्स पोस्टुलेट। ठीक है, तो यहाँ ये सब रिकैप है, इसको नहीं पढ़ेंगे, ये सब पढ़ चुके हैं हम ऑलरेडी। सीधे आते हैं,
अच्छा, अब ये वाला जो डायग्राम है इसको देख के डरोगे नहीं ना, नाउ यू हैव अंडरस्टैंडिंग कि ये क्या बात हो रही है। अरे वही जो अपन पार्टिकल बेंड हो जा रहे थे ना, उसी का तो डायग्राम है। ये सब याद रखना है लेकिन तुम्हें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भैया, ऐसा ना हो एग्जाम में कर ही ना पाए, भूल जाए। चलिए बोर साहब अब नया आ गया थ्योरी है, उसको पढ़ेंगे। तो बोर साहब क्या कह रहे हैं, इनकी बातें सुनो जरा। तो कह रहे हैं, पहले कह रहे हैं, पहला पोस्टुलेट इनका है एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कुड रिवॉल्व इन सर्टेन स्टेबल ऑर्बिट। अब देखो उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो पहले पता चल चुका था, रदरफोर्ड साहब ने बताया न्यूक्लियस है और एटम के बहुत ही छोटे हिस्से में ही न्यूक्लियस होगा जो कि सेंटर पर होगा, बाकी जगह खाली रहेगा। एटम बोला ना उन्होंने, एटम पर बाकी स्पेस क्या एम्प्टी होगा, सिर्फ सेंटर पर ही न्यूक्लियस कंसंट्रेटेड होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन है वो जो ऑर्बिट कर रही है, जिसके चक्कर लगा रही है, वो स्टेबल ऑर्बिट है विदाउट द एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी। कह रहे हैं बिना एनर्जी को एमिट किए वो स्टेबल ऑर्बिट में गोला गोला घूम रहा है। आगे कह रहे हैं ईच एटम है सर्टेन डिफिनिट स्टेबल स्टेट्स। तो कह रहे हैं हर एटम के पास कुछ डेफिनेट फिक्स्ड स्टेबल स्टेट्स हैं इन विच इट कैन एग्जिस्ट एंड ईच पॉसिबल स्टेट हैज डेफिनेट टोटल एनर्जी। तो कह रहे हैं भैया कि हर एटम के पास अपनी खुद की एक डेफिनेट क्या है भैया, स्टेबल स्टेट्स हैं जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन होंगे, और फिर उसके बाद कह रहे हैं कि उसका एक फिक्स टोटल एनर्जी भी है, ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट एनर्जी है, ठीक है। आगे कह रहे हैं द स्टेबल ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, उनको स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। यहाँ से चीजें ज़्यादा क्लियर हो रही हैं कि हमें फॉर्मूला भी पता है ना, हमें ऑलरेडी पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में अगर होता है तो उसकी अगर वेलोसिटी क्या है v है, और उसके सेंटर की दूरी कितनी है r, और उसका मास क्या है स्मॉल m। तो उसका अगर उस पर लगने वाला एक सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स जो होता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, उसकी फॉर्मूला होता है mv²/r, है ना। अब सर्कुलर मोशन पढ़ा था हम लोग ने, कहा जब हम लोग काइनेमेटिक्स और जब हम लोग पढ़ रहे थे डायनेमिक्स पढ़ रहे थे मोशन की, तो पढ़ा था। अब इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी देखेंगे, थोड़ा एटॉमिक लेवल पर आते हैं। तो एटॉमिक लेवल पे क्या होता है, यहाँ पर चेंज हो जाएगा, उसके सेंटर पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का भी तो मास होगा ना, इलेक्ट्रॉन का भी मास होगा, तो यानी इसको हम कंपेयर करके दिखा रहे हैं और देखो कैसे काम करेगा। ये रिवॉल्व करेगा तो इसकी एक वेलोसिटी भी होगी, है ना, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी भी होगी, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r, और देखो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा कौन रहा है, सर ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, तो निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है, ये तो कूलम साहब ने बताया था, है ना। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो अट्रैक्टिव, तो फॉर्मूला क्या था कूलम साहब का, कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है K(Q1Q2)/r², है ना। और यहाँ पर ध्यान से देखा तो जो हमारा चार्ज है, पहला भी इलेक्ट्रॉन दूसरा प्रोटॉन, दोनों का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है, और हमें सिर्फ वैल्यू लेनी होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा Ke²/r², दिख रहा है तुमको Ke², दिखा कि नहीं दिखा। और आपको पता होना चाहिए कि जो दूसरा वाला है उसमें एक क्या आएगा, एटॉमिक मास भी आएगा, तो Kz ही आ गया। अरे एक Q2 जो होगा न्यूक्लियस पे वो Ze हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, Q1 क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो यहाँ पर K Q1 Q2 करेंगे तो Ze × E करेंगे, Ze² होगा कि नहीं होगा, हाँ, अपॉन क्या है डिस्टेंस, जो कि r² है। अच्छा ये जो फोर्स है जो आपका कूलम्स फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा कि नहीं होगा, अरे सर्कुलर मोशन को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ से हमने कर दिया mv²/r को क्या आ जाएगा Kze²/r²। यहाँ से हम v का फॉर्मूला चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये इस तरीके से। अब इनका सेकेंड पोस्टुलेट क्या है भाई, देखो चलो ये देखो, इन स्टेशनरी ऑर्बिटल्स, कह रहे हैं इन स्टेशनरी ऑर्बिटल्स में द एंगुलर मोमेंटम एल। देखो बेटा ध्यान से, ये सब हम लोग ने सर्कुलर मोशन में पढ़ा हुआ है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसको एल से डिनोट किया जाता है। इसके फॉर्मूला क्या होगा, mv/r। r क्या होता है, जो दूरी होती है सेंटर से। mv क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, p/r, ठीक है, इसको ऐसे कहते हैं, ठीक। तो l का फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला देखो। तो कह रहे हैं इन स्टेशनरी ऑर्बिटल्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्या कह दिया उसको, क्वांटाइज। क्वांटाइज मतलब समझते हो, Q = n टाइम्स ऑफ जो टोटल चार्ज है वो क्या कर दिया, n नंबर ऑफ E, यानी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज के हिसाब से उसका नेचर डिसाइड होगा, ठीक है।
तो ये कहता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी ऑर्बिटल अबाउट द न्यूक्लियस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो कह रहे हैं जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमेशा h/2π का क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, और पाई तो आप जानते ही हो कांस्टेंट होता है, और n क्या है, n इज द नंबर जो आपका होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, l की वैल्यू क्या होती है, mv/n। ठीक, अब ध्यान से देखना कि ये n की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि ये क्या आ रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है। अरे n की वैल्यू 1 होगी तो mv1r1 हो जाएगा ना, तो ऑर्बिटल्स का लेवल भी तो डिसाइड हो जाएगा 1 2 एंड 3। ठीक है, तो यहाँ बोस थर्ड पोस्टुलेट क्या है, द एनर्जी ऑफ एटम हैज अ डेफिनेट वैल्यू इन अ गिवन स्टेशनरी ऑर्बिट, द इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू अदर। वो एक एक, जैसे ये यहाँ देखो, ये दिख रहा है ना, यहाँ पर ये इस तरीके से हिट जंप करके यहाँ जा सकता है, यहाँ से जंप करके ये यहाँ जा सकता है, तो अलग अलग ऑर्बिटल्स में वो जंप कर सकता है। इफ इट जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू हायर एनर्जी E2 टू एन ऑर्बिट ऑफ लोअर एनर्जी E1, इट इमिट्स अ फोटोन ऑफ एनर्जी E2 माइनस E1। ध्यान से देखना ये बात क्या कह रहे हैं कि जैसे देखो अभी वो कहाँ है, तो ध्यान से देखना, इफ इट जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट, यहाँ एनर्जी की लेवल ज्यादा है E2 एनर्जी, और यहाँ की एनर्जी लेवल कम है। तो अगर ये हायर से लोअर में आएगा तो जो देखो यहाँ जो एनर्जी है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना, तो इस लेवल पर उसकी एनर्जी अगर देखो अभी ज्यादा है, तो जो एक्सेस एनर्जी होगी उसको क्या कर देगा, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन वो उसको एमिट कर देगा। तो फोटोन क्या करेगा, लाइट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में ना, अरे लाइट में ही तो फोटोन होता है। तो ये एच न्यू एनर्जी क्या है, ये एक्चुअली दोनों एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस जो एक्सेस एनर्जी था उसने उसको एमिट कर दिया। इसी प्रकार से अगर फोटोन आकर के उसको यहाँ पर E1 पर है, E1 पर आकर के फोटोन उसको हिट कर दे, यानी उसके पास E1 एनर्जी थी और फोटोन की एनर्जी उसको फ्री की मिल गई, तो E1 प्लस एच न्यू करेंगे तो हम कहाँ जा सकते हैं, अब मेरे पास इतनी एनर्जी है कि मैं E2 में जाकर के बैठ सकता हूं। तो ये क्या करेगा, लोअर से हायर में चला जाएगा। तो अगर हायर से लोअर में आएगा तो ये खुद लाइट एमिट करेगा, यानी फोटोन एमिट करेगा, और अगर इसको फोटोन आकर के हिट करेगा तो लोअर से ये हायर में जा सकता है। आया समझ में। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन कैन ऑल्सो एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम फोटोन एंड जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी टू, बता दिया मैंने आप ऑलरेडी, नीचे लिखा हुआ। ठीक है, ये बोर्ड्स के बड़े इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, याद रखना है। आगे देखो, हाइड्रोजन लाइक एटम क्या है। हाइड्रोजन लाइक एटम आयन, जिसको हाइड्रोजेनिक एटम कहते हैं, इज एन एटम आयन विथ वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, उनके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। बोर मॉडल ऑफ द एटम इज एप्लीकेबल फॉर ऑल हाइड्रोजन लाइक एटम, जितने भी हाइड्रोजन लाइक एटम है सबके लिए ये बोर मॉडल अप्लाई होगा, मतलब उन सब पर लागू हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। देखो देखो एक मिनट बस, ठीक है, देख लें एक बार जरा। ये तो यार चीटिंग हो जाएगी, इसको करने की क्या जरूरत है। ये पूरा यहाँ तक पढ़ा देंगे। ठीक है, टाइम पीरियड ये सारी चीजें, चलो ये आज खत्म ही कर देंगे। चलो ये खत्म करते हैं यार। ठीक है, अब इसको हम भेज देंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेना, और इसको पढ़ने के बाद होमवर्क क्या होगा, इसको याद करके आओगे। अब बहुत तेजी से सिलेबस चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। जो आसान टॉपिक है उसमें टाइम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग को न्यूक्लियर अच्छे से पढ़ना है, न्यूक्लियर में ज़्यादा वेटेज है, उसमें टाइम भी लगेगा। ठीक है, ये एटम तो बहुत आसान है, इसमें तो कुछ कई चीज़ें तुम लोग को आनी चाहिए थी पहले से ही। तो देखो जैसे 1 2 3 ऐसे करते करते nth ऑर्बिट होगी कि नहीं होगी, क्यों भैया, ये ठीक है, बड़ा सिंपल बात है, nth ऑर्बिट। अब कह रहे हैं उसका रेडियस अगर निकालना हो, तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू बोथ फर्स्ट पोस्टुलेट क्या हो जाएगा, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन दे रहा है, वो दे रहा है तुम्हारा कूलम्स लॉ ना, K(Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो R क्या हो जाएगा, nth का हो जाएगा। उसी प्रकार से mv स्क्वायर अपॉन R, तो nth में जो वेलोसिटी रही होगी वो vn रही होगी, तो vn स्क्वायर अपॉन Rn। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक Rn से एक Rn कट जाएगा, है ना, बचेगा क्या, एक Rn, और दूसरा वाला फॉर्मूला याद है एंगुलर मोमेंटम वाला, L इज इक्वल टू mvn Rn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nh अपॉन 2π, पीछे जस्ट पढ़ाया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू बोथ सेकंड पोस्टुलेट क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, स्टेशनरी ऑर्बिटल में
अबाउट द न्यूक्लियस वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2 का। तो nth ऑर्बिट में n की वैल्यू n के बराबर हो जाएगी, तो n इंटू h/2 इज इक्वल टू l, और l का फॉर्मूला क्या होता है mvr। तो यहाँ कौन सा v लेंगे, nth का लेंगे तो vn हो जाएगा, और r भी रेडियस ऑफ द nth rn हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, vn का फॉर्मूला आ गया nh/2 mrn, इस सबको उठा करके उसमें पुट करने वाले हैं, उससे एक rn में काट चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, तो Rn इज इक्वल टू, अगर मैं इसको यहाँ फॉर्मूला बना देता हूँ तुम्हारे लिए, तो ये हो जाएगा Rn इज इक्वल टू kZe² अपॉन m Vn²। पहले ये देख लो बेटा, देखो एक Rn बचा, इसको इधर भेज दिया, ठीक, और इस वाले पूरे वैल्यू को नीचे भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, Vn², Vn की वैल्यू कितनी थी भाई, nh/2 m Rn, है ना, तो ये जाएगा kZe² अपॉन m इंटू दिस इज n h का होल स्क्वायर, n² h² डिवाइडेड बाई क्या है 2 पाई, सबको ऊपर भेज दो। ठीक है, तो जाएगा 2 पाई m स्क्वायर Rn², ये हो जाएगा 2 पाई का होल स्क्वायर। ठीक, एक m से एक m कट जाएगा। ठीक है, दिख रहा है। तो अब सारे इसमें से जो Rn² आ रहा है, ये दिख रहा है तुमको Rn², इसमें से एक Rn कट जाएगा, अब इस एक Rn को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जाएगा 1 अपॉन Rn इज इक्वल टू kZe², ये 4 पाई स्क्वायर है ना, और एक m भी बचेगा अपॉन व्हाट n² h²। ठीक है, n भी है क्या इसमें, नहीं। ठीक, तो देखो ये पूरा आ गया, मैच करा लो। अब इसको उल्टा करेंगे तो ये सारा ऊपर वाला पार्ट नीचे आएगा कि नहीं आएगा, मैच कराओ। 4k मैच किया, z मैच किया, e² मैच किया, m मैच किया, 4 पाई स्क्वायर मैच किया, मैच कर गया ना, पूरा सेम है। और ऊपर क्या है h² n², देखो n² h²। ठीक है, आ रहा है एग्जैक्ट, तो ये हो गया तुम्हारा। तो Rn की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये जितने कांस्टेंट h की वैल्यू पता होती है, k की वैल्यू पता है, e की वैल्यू पता है, ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, मास पुट कर देंगे, तो व्हाट वी विल गेट 0.53 इंटू n²। n इज द ऑर्बिट, n की वैल्यू 1 2 3 पुट करते जाओगे, सबका r मिलता जाएगा। यानी ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर 0.53 n² अपॉन z। ये आंसर हमेशा एंगस्ट्रॉन में आएगा, क्योंकि बहुत छोटी दूरी होती है, न्यूक्लियस बहुत छोटा सा है ना, और एटम बहुत और छोटा है, तो ऐसा तो है नहीं कि मीटर में आएगा जो भी आंसर आएगा वो, क्योंकि देखो याद नहीं होगा आप लोगों को, भाई 1 मीटर में 10 की पावर -10 एंगस्ट्रॉन होता है। देख रहे हो कितनी छोटी वैल्यू है, सॉरी +10, और 1 एंगस्ट्रॉन में क्या होता है 10 की पावर -10 मीटर। देख रहे हो कितनी छोटी वैल्यू है, तो ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आंसर किस में आ रहा है, एंगस्ट्रॉन। समझ में आ रहा है, ये हो गया तुम्हारा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि Li++ और आयन इन इट्स ग्राउंड स्टेट एज्यूमिंग बोर मॉडल बी वैलिड, अगर हम सारी वैल्यू पुट कर दे तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, z की वैल्यू क्या है 3, और ग्राउंड स्टेट में n की वैल्यू क्या होगी 1, तो सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो वी विल गेट व्हाट 0.176 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, आगे वेलोसिटी, अब उसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे, एक ही फॉर्मूला है, यही जो L वाला फॉर्मूला है ना, L और Rn। अब Rn पता है हमें, ठीक, और हमें L भी पता है, तो हम इसमें Vn का फॉर्मूला लिखाएंगे, मतलब Vn वाले में हम लोग Rn की वैल्यू पुट करेंगे। Vn इज इक्वल टू NH/2, ये पीछे किया था ना, अब Rn की फॉर्मूला जो बनाया उसको पुट कर दो, सॉल्व करो, तो यू विल गेट Vn इज इक्वल टू 2 पाई k² अपॉन h इंटू z अपॉन n। अब सारी वैल्यू जब पुट कर देंगे तो ये जाएगा c अपॉन क्या जाएगा 137। c क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, और दूसरा फॉर्म क्या है 2.18 10⁻⁶ z अपॉन n। ये फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ओके, टाइम पीरियड निकालेंगे, तो टाइम पीरियड के लिए तो बड़ा आसान फॉर्मूला है, हमें पता है कि हम क्या कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो Rn पता है हमको, Vn भी पता है, तो t इज इक्वल डिस्टेंस कितना कवर है, किसी भी ऑर्बिट में हम कितना चक्कर लगाएंगे 2 पाई r। 2 पाई r क्या होता है, यही सरकमफरेंस। समझ में आ रहा है ये फॉर्मूले सर्कल का बेसिक। तो डिस्टेंस इज 2 पाई r, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। तो टाइम निकालना है तो डिस्टेंस हमें पता चल गया और हम Vn से डिवाइड कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है।
बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, बस हम वैल्यू पुट करनी, एक ही फॉर्मूला बना है, उसको पुट करते जाओ, बार बार करते करते ये हो रहा है। ठीक है, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बेटा होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो ये n क्यों कर दिया मैंने कि nth ऑर्बिट 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, nth भी हो सकती है। तो वही जो t का फॉर्मूला था, देखो इसी को उल्टा कर देंगे 1 अपॉन tn, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, हाँ ठीक है, खत्म। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो vn का फॉर्मूला पता है हम लोग को, vn की वैल्यू पुट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकालेंगे तो वी विल गेट दिस फॉर्मूला, क्या 1/2 kZe बाई क्या रहा है अपॉन Rn। ठीक है, इसी को आगे अगर हम फर्दर एक्सपैंड कर देंगे तो वी विल गेट 2m π²। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस। ठीक है, और जब हम सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पोटेंशियल एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या था, K Q1 Q2 अपॉन R, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता है Q1 क्या हो जाएगा Ze, और यहाँ पर दूसरा चार्ज कौन सा, इलेक्ट्रॉन, तो -e अपॉन Rn। सारी वैल्यू जब हम पुट करेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी आनी भी निगेटिव चाहिए थी, देखो निगेटिव आ रही है। ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे विल गेट -27.2 Z² अपॉन n² eV। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सारे पूरा डेरिवेशन एक भी नहीं करना है तुम्हें सिर्फ एक भी डेरिवेशन आता भी नहीं है, तुम्हें ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए न्यूमेरिकल लगाने के लिए। और याद रखना, उसमें बदमाशी क्या करेंगे, तुमसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर ना पूछ करके जूल में पूछ देंगे, तुम्हें बस कन्वर्ट करना आना चाहिए बस। ठीक है, इतना ही करना है। आगे देखो, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों निकाल लिया हम लोग ने, उठा करके वैल्यू पुट कर देंगे। जब हम पुट करेंगे तो आंसर, फाइनल आंसर कितना जाएगा, -2.18 × 10⁻18 Z² अपॉन n²। ये जूल में है, देखो ये किसमें, जूल में, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बस इस पे ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें पढ़ लेना कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर ना आए तो, नहीं तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूं। यानी टोटल एनर्जी क्या है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। हमने जब इसको वेरीफाई करा तो हमने ये पाया कि जो टोटल एनर्जी है वो क्या, इलेक्ट्रॉन की, वो या तो काइनेटिक एनर्जी का निगेटिव कर लो या तो पोटेंशियल का हाफ कर लो। ठीक, तो सिंस टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नेगेटिव, द सिस्टम इज बाउंड सिस्टम, which means energy must be provided to system to separate। आप समझ में आया क्यों इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जब नेगेटिव एनर्जी पहले से कम है हमारे पास। ठीक है, हम ऑलरेडी भूखे हैं, तो बिना हम कुछ खाए तो हम निकलेंगे नहीं घर से, तो वही बात होगी। ये बाउंड सिस्टम जो होते हैं, इसमें हमें एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, तभी इलेक्ट्रॉन यहां से हमसे अलग होगा, नहीं तो अलग नहीं होगा। तो टोटल एनर्जी निगेटिव होने के कारण ऐसा होता है। तो अगर हम इसको फर्दर आगे देखें, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करें, तो E1, E2 और E3 की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो पहली की आ रही है -13.6, दूसरे की -3.4, तीसरे की -1.51। अच्छा, एक चीज याद है आप लोगों को, जितना नेगेटिव वैल्यू छोटी होती है उतनी बड़ी मानी जाती है। समझ में आ रहा है, Y3 इज ग्रेटर देन E1, निगेटिव वैल्यू है ना, तो जितनी छोटी वैल्यू होगी उतनी जीरो के करीब होगी ना वैल्यू। So when electron jump from a high energy level to a low energy level, radiation are emitted and the energy of these emitted radiation is equal to the difference between the energy of the two transition state. The electron in hydrogen atom can only exist in the discrete energy state, and corresponding to these energy level there can only be limited transition, thus only discrete value of the wavelength are possible, which means we can see only discrete lines इन द इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि अब वो वाली बात जो समझा नहीं पाए थे वो इन्होंने एक्सप्लेन कर दी। रीजन उसका क्या है कि हमारे पास बहुत ही लिमिटेड ट्रांजिशन हम कर सकते हैं जब हाइड्रोजन एटम में हम ये चीज कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया था ना। ठीक है, तो ये बोर साहब ने एक्सप्लेन कर दिया, ये आप सारी चीजें याद रखिएगा। ठीक, अब जो अगली क्लास होगी उसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें अभी बचा हुआ है एक टॉपिक, क्या नाम है उसका, हाँ, स्पेक्ट्रल सीरीज एंड बाइंडिंग एनर्जी, अब वो पढ़ना है। ठीक है, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद ये खत्म हो जाएगा एटम्स, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियाई। 2 चैप्टर है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो एटम्स का आपका 80% खत्म हो गया है। ठीक है, 20% बचा है, नेक्स्ट क्लास में खत्म करते हैं। ठीक, चलो आज के लिए इतना है।